नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की सभी ताजा खबरों को। सिर्फ 15 मिनट में आज की सभी ताजा खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ पीडीपी नेता मोहम्मद इकबाल ट्रंबू ने कहा कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। हम इस लड़ाई को सड़कों पर ले जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को पता चले कि यह अधिनियम मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं है और मुसलमानों के खिलाफ है। भारत प्रत्यर्पण पर क्या बोले? पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने क्या कहा? ने तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण पर कहा कि मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 26 नवंबर हमलों के मुख्य मास्टरमाइंड और आयोजकों में से एक को आखिरकार न्याय का सामना करने के लिए भारत लाया गया है। यह देखते हुए कि उस आतंकवादी हमले को हुए 16 साल हो चुके हैं, मुझे लगता है कि इस बात के संकेत हैं कि भारत में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने या उन्हें लागू करने में शामिल किसी भी व्यक्ति को जल्द या बाद में न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछे सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देश के युवाओं से पहली नौकरी पक्की देने का वादा करते हुए 1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप की गारंटी दी थी। युवाओं के बेहतर भविष्य और बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए यह एक क्रांतिकारी योजना थी। शायद मोदी सरकार को भी इसका अंदाजा था, इसलिए उसने हमारे घोषणा पत्र से नकल करते हुए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। भारत आज विकास और विरासत को साथ लेकर चल रहा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज विकास और विरासत दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारी काशी बन रही है। यहां गंगा का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। पालम विधानसभा की हालत खराब। प्रवेश वर्मा, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, जिस तरह दिल्ली की हालत खराब है, पालम विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसी ही समस्या है, क्योंकि यहां सभी नाले भरे हुए हैं। हम पिछली सरकार के दौरान बनाए गए स्कूलों से जुड़ी चीजों की जांच करेंगे, क्योंकि वे अच्छी स्थिति में नहीं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहां की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है। काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता के ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। आयुष्मान वय वंदना योजना बुजुर्गों के सम्मान के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि जब आपने हमें तीसरी बार आशीर्वाद दिया, तब हमने भी सेवक के रूप में स्नेह स्वरूप अपने कर्तव्य को निभाया है। मेरी गारंटी थी बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। इसकी का परिणाम है आयुष्मान वय वंदना योजना। यह योजना बुजुर्गों के इलाज के साथ ही उनके सम्मान के लिए है। खगेन मुर्मू ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने कहा, ममता बनर्जी मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर और उन्हें सड़कों पर लाकर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में बदलने की कोशिश कर रही हैं। भव्य रामनवमी जुलूस पूरी तरह से गैर राजनीतिक थे, जो दर्शाता है कि हिंदू जाग रहे हैं। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी गंगा नदी पर सामने घाट और शास्त्री घाट के पुनर्विकास, जल जीवन मिशन के तहत 345 करोड़ रुपए से अधिक की 130 ग्रामीण पेयजल योजनाओं, वाराणसी के 6 नगरपालिका वार्डों के सुधार और वाराणसी के विभिन्न स्थलों पर भू निर्माण और मूर्तिकला प्रतिष्ठानों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में क्या कर सकेंगे, कल ही फैसला। जनसुराज ने खुद किया ऐसा दावा। बिहार विधानसभा चुनाव तो अक्टूबर-नवंबर में होगा, लेकिन कल ही यह फैसला हो जाएगा कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में कितना दम दिखा सकेंगे। जनसुराज ने ऐसा दावा कर दिया है कि अब सत्ताधारी जदयू भाजपा से लेकर विपक्षी दल तक कल उनका प्रदर्शन देखेंगे। रैलियों का क्या गणित रहा है बिहार में, जान लें। यहां चाणक्य स्कूल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं, एक जमाने में बिहार में रैलियों की भीड़ से चुनावी ताकत का अंदाजा लग जाता था। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी गरीब रैली की और भारी भीड़ के बाद अगली बार उसका नाम गरीब महारैली और फिर महारैला हो गया।
बिहार के क्षेत्रीय नेताओं की ताकत पहले रैलियों से आंख ली जाती थी। एक समय था जब अटल जी को सुनने के लिए गांधी मैदान में भीड़ आती थी, लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिल पाता था। फिर भाजपा को भी रैली से चुनाव का अंदाजा लगने लगा। लेकिन अब रैलियों के अर्थशास्त्र की खबरें चर्चा में रहती हैं और उसकी भीड़ वोट में नहीं बदलती है। लोकसभा चुनाव 2024 में तो जिनकी सभाओं में भीड़ अपरंपार दिख रही थी, वह भी चुनाव परिणाम में अपने दल की सीटों के लिए मशक्कत करते दिखे। तहव्वुर राणा को जल्द ही सजा मिलेगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, हमने आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया था और पिछले 17 वर्षों में पीड़ितों के परिवार और देश के लोग उन लोगों को दंडित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार थे। हमें उम्मीद है कि तहव्वुर राणा को जल्द ही सजा मिलेगी, इससे पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला वाराणसी दौरा है। इस अवसर पर पीएम 3,884 करोड़ रुपए, 12,18,000 रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस पार्टी युवाओं के समर्थन में जुटी। सचिन पायलट कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पलायन रोको, नौकरी दो कांग्रेस पार्टी का नारा है और इस नारे और यात्रा के माध्यम से हम केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। युवाओं के प्रति राज्य सरकार की अनदेखी स्पष्ट है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने युवाओं की अनदेखी की है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के समर्थन में खड़ी है। प्रवेश वर्मा ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सोलंकी ने पालम विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। तहव्वुर राणा को वापस लाए जाने पर क्या बोली सुप्रिया सुले। एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, मैं पेट्रोलियम मंत्री को लिखने जा रही हूं कि जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि इसका लाभ भारत के उपभोक्ताओं और भारतीय नागरिकों को क्यों नहीं दिया गया। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर उन्होंने कहा, बेशक हम इसका स्वागत करते हैं। भारत में अपराध करने वाले और भाग जाने वाले किसी भी व्यक्ति को वापस लाया जाना चाहिए। दाखिल खारिज और परिमार्जन में सुस्ती पर पटना डीएम नाराज। 24 के लिए जारी किया नया ऑर्डर। पटना के जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों में देरी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कई अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। 75 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल खारिज और 120 दिनों से अधिक अवधि के परिमार्जन के लंबित मामलों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने राजस्व मामलों में प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। चुनाव से पहले जदयू में कलह। जिलाध्यक्ष को हटाने के लिए पटना पहुंचे कई नेता। फिर ललन सिंह ने निकाला ठोस उपाय। बिहार पॉलिटिक्स न्यूज। हिंदी जदयू के विरोधी गुटों के बीच चल रहे विवाद का अंत हो गया है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों को एक दूसरे से गले मिलवाया गया। अब सभी का लक्ष्य 2025 का मिशन है। जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने विरोधियों को गले लगाकर विवाद का अंत कराया। भागलपुर सूरत एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में सीट के लिए मारामारी। 400 की जगह चढ़ाए गए 1000 से अधिक यात्री। भागलपुर सूरत एक्सप्रेस और गया हावड़ा एक्सप्रेस में यात्रियों को हो रही परेशानी का समाधान नहीं हो पा रहा है। भागलपुर सूरत एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में सीट से अधिक यात्री चढ़ने के कारण लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ीडीडीएच रहा है। वहीं गया हावड़ा एक्सप्रेस के 3rd एसी कोच में कंपन रहने के कारण यात्रियों को आरामदायक यात्रा नहीं मिल पा रही है। बांका में 469 शिक्षकों को किया चिह्नित। लटक रही एक्शन की तलवार। अगले 24 घंटे बेहद खास। बिहार के बांका जिले में कई शिक्षकों पर एक्शन होने की बात सामने आई है। सोमवार को मॉर्निंग स्कूल के पहले ही दिन 469 शिक्षक आधे घंटे से भी अधिक देरी से विद्यालय पहुंचे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर वेतन कटौती जैसी अन्य कार्रवाई की जाएगी। बीटीएसएससी ने अगले आदेश तक रोकी लैब टेक्नीशियन बहाली की प्रक्रिया। प्रभारी सचिव ने लिखा, लेटर बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने लैब तकनीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला प्रावैधिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए 10 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। इस आदेश के बाद 2,969 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। चुनावी साल में केंद्र से बिहार को मिल गया एक और बड़ा तोहफा। नए फैसले से गांव के लोग हो जाएंगे खुश। बिहार में ग्रामीण सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 367.94 करोड़ की नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत 5 नई सड़कों के साथ 103 पुलों का निर्माण होगा। इसके अलावा बिहार सरकार को पीएमजीएसवाई के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए 138 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। इस राशि से सड़कों के रखरखाव पर 230 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अगर हम अलग अलग चुनाव लड़े तो स्विंगल गांधी के बयान से बिहार में आएगा सियासी भूचाल। राहुल गांधी ने बिहार में अलग अलग चुनाव लड़ने पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा। राहुल ने कांग्रेसियों से ईमानदारी से काम करने और गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जाति आधारित गणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लाभ के बारे में भी लोगों को बताएं। आईटीआई में दाखिला लेने के लिए अब 17 अप्रैल तक करें आवेदन। परीक्षा तिथि में भी हुआ बदलाव। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बीसीसीबी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा आईटीआई कैट 2025 के लिए परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। 11 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 17 मई को होगी। आवेदन भी अब 7 अप्रैल से बढ़ाकर 17 अप्रैल तक लिए जाएंगे। आवेदन और अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी bcecboard.bihar.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहार के इन 2 स्टेशनों से चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन। अधिकारियों की टीम जल्द करेगी सर्वे। सोनपुर रेल मंडल में मुजफ्फरपुर और हाजीपुर से अमृत भारत वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए अत्याधुनिक वॉशिंग पिट बनाने की योजना है। इसके तहत मेमू और डेमू शेड का विस्तार किया जाएगा। साथ ही पहलेजा इंड की तरफ 2 स्टैबलिंग रेल लाइनें भी बनाई जाएंगी। इससे ट्रेनों के ठहराव में आसानी होगी और भविष्य में ट्रेन मेंटेनेंस के लिए सोनपुर से रैक भेजने की योजना भी है। एमएस धोनी की आलोचना करो लेकिन इरफान पठान ने फैंस को दी बचने वाली सलाह। जानिए क्या कहा। भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने कहा है कि फैंस को खिलाड़ियों की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान उन्हें सीमा में रहना चाहिए और सम्मान के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। इरफान ने एमएस धोनी का उदाहरण देकर कहा कि धोनी को लेकर सोशल मीडिया पर जो मीम्स बन रहे हैं उनसे वह खुश नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे शहरों में होटल खोलने पर ग्रांट देगी नीतीश सरकार। बिहार में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार सरकार बिहार गवर्नमेंट ने पर्यटन नीति 2023 में संशोधन करते हुए छोटे शहरों में होटल खोलने के लिए भी अनुदान देने का फैसला किया है। अब 5 करोड़ की लागत से 2 सितारा होटल बनाने पर भी पूंजीगत अनुदान मिलेगा। पटना गया राजगीर जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों को छोड़कर जिला मुख्यालयों में भी निवेश सीमा कम की गई है। सीएम दरबार पहुंचा। नैनीताल पार्किंग व लेक ब्रिज चुंगी में बढ़ोतरी का मामला। अब क्या होगा, इस पर सबकी नजर। नैनीताल पार्किंग हाइक। नैनीताल में पालिका द्वारा पार्किंग शुल्क बढ़ाकर 500 रुपए करने से विवाद हो रहा है। यह दर देश के पर्यटन शहरों में सबसे अधिक है, जिससे पर्यटक और स्थानीय कारोबारी परेशान हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम केएमवीएन की पार्किंग कम दरों पर उपलब्ध होने से लोग वहां जा रहे हैं। यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है और दरें कम करने की मांग की जा रही है। औरंगाबाद में किशोर न्याय परिषद का मंडल कारा अधीक्षक को शो कॉज। उम्र निर्धारण में देरी से जुड़ा है मामला। औरंगाबाद में किशोर न्याय परिषद ने मंडल कारा अधीक्षक को उम्र निर्धारण मामले में दूसरी बार कारण बताओ नोटिस भेजा है। यह नोटिस एक पखवाड़े के अंदर भेजा गया है। ऐसा लग रहा है कि औरंगाबाद मंडल कारा उम्र निर्धारण प्रमाण पत्र भेजने में देरी कर रहा है। इसी वजह से कोर्ट ने अधीक्षक को लगातार दूसरी बार शो कॉज किया है। नवादा में जदयू के मुस्लिम नेताओं का असंतोष। चांद खान का इस्तीफा। नवादा जिले में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नगर अध्यक्ष मोहम्मद चांद खान ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के कारण इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उनके इस्तीफे के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात में कांग्रेस पार्टी का 6ठा अधिवेशन। चुनावी रणनीति और संगठन सृजन पर जोर। कांग्रेस पार्टी गुजरात में पार्टी का एक अधिवेशन करने जा रही है।
इस अधिवेशन में पार्टी अपनी कमियों को दूर करने और बिहार चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाएगी। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और नेताओं की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी 64 साल बाद गुजरात में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है। यह अधिवेशन बुधवार 9 अप्रैल को होगा। इससे पहले मंगलवार 8 अप्रैल को एक और बैठक होगी। इस बैठक में अधिवेशन के एजेंडे पर मुहर लगेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस अधिवेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में यह गुजरात में छठा अधिवेशन है।